क्या आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा फिट, एनर्जेटिक और यंग रहें? क्या आप भी चाहते हैं कि आप बीमारियों से दूर रहें? तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट जो है आपके लिए है। आज आपको इस पॉडकास्ट में ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली है एंड आई एम श्योर कि ये सारे टिप्स आपके लाइफस्टाइल को बदल देने वाला है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से जो एक सर्टिफाइड हेल्थ एंड लाइफ कोच और पेरेंटिंग कोच भी हैं। यही नहीं, शी इज अ सर्टिफाइड लाइफस्टाइल एंड वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट विद अ मिशन टू गिव पीपल रियल अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, एंड शी इज द वन हु स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कॉल्ड द फिट भारत मिशन। और उन्होंने अब तक कई लोगों को इंस्पायर भी किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं शिवांगी देसाई का आज हमारे इस शो द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट पर, और जानते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हम हमेशा फिट रह सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आज हमें ऐसी कई ढेर सारी चीजों की जानकारी मिलने वाली है जो शायद आपके लाइफ के लिए बहुत अहम हो सकती है। तो इसीलिए अंत तक सुनिएगा जरूर। बिल्कुल, अंत तक सुनिएगा जरूर, बिकॉज कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन, टिप्स और नॉलेज है जो शिवांगी जी हमारे साथ शेयर करने वाली हैं, और ये सब आपके वो सवाल हैं जो हम उनसे आज पूछने वाले हैं। तो अंत तक सुनिएगा जरूर। बिल्कुल। और अगर आप इसे YouTube पे सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि हमारे अन्य वीडियोस जो हम पीरियोडिकली रिलीज करते रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दैट इज राइट। सो नाउ लेट अस गेट ऑन टू द कॉन्वर्सेशन with Shivangi Desai and understand what Fit Bharat Mission is all about, and ask her a lot of the questions that you and I have. हेलो शिवांगी जी, आपका इस शो पर बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। Thank you so much. I'm so happy to be here. I think हम शुरुआत कर रहे हैं, तो let's start with the core behind the Fit Bharat Mission, Shivangi ji. So we would like to know what is Fit Bharat Mission all about, और ये शुरू कहाँ से हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे शुरुआत हुई इसकी? राइट। फिट भारत मिशन, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पहले ही पूछा है, बिकॉज मेरा एक बहुत बड़ा वाय है कि क्यों मैंने ये मिशन उठाया है। मुझे खुद को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, तो वैसे तो बहुत लंबा सा लिस्ट है, बट इफ आई टेल यू इन शॉर्ट, तो मेरे बॉडी में बहुत स्टेमिना की कमी, एनर्जी की कमी, नींद आ जाना, कभी भी चक्कर आके गिर जाना, ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हुए थे। तो मैंने जब अपना रिपोर्ट निकलवाया, पता चला कि मुझे थैलेसीमिया माइनर है। सो थैलेसीमिया माइनर एक जेनेटिकली आपको मिलता है, मम्मी को था, दादी को था, तो आपको भी होने की संभावना है। सो उसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन बहुत लो रहता था, 7, 8, 9 के आसपास। और फिर उसके सिम्टम भी बहुत सारे आपको होते हैं, जहां आप कुछ भी करते हैं बट थकान ही रहती है, आपका चेहरा डल रहता है। मुझे डाइजेस्टिव इश्यू भी बहुत सारे थे। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, डॉक्टर ने बता दिया था कि बेटा थैलेसीमिया माइनर इनक्योरेबल है, कहीं पर भी जाओ ये क्योर नहीं हो सकता। सो उसके लिए मैंने मिशन उठाया था कि मुझे हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। आज मेरा हीमोग्लोबिन, मैंने 1 साल काफ़ी पढ़ाई की, मेहनत किया, साल ब साल कुछ ना कुछ नए नए कोर्सेज मैंने करना शुरू किया, अपने बॉडी के ऊपर वो अप्लाई किया, और आज मेरा हीमोग्लोबिन है 14.5। जब मैं 14.5 और 14.2 इज समथिंग की जो मैं मेंटेन करती हूँ। उसके बाद मैंने स्काई डाइविंग सीखा, अलग अलग ट्रैक किए, ये किया, तो मुझे लगा कि यार बॉडी में कोई भी बीमारी को आप रिवर्स कर सकते हैं अगर आप सही लाइफस्टाइल को फॉलो करें। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड फिट भारत मिशन, कि मुझे ये नॉलेज अपने तक नहीं रखना है। आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस नॉलेज ऐसे लोगों तक कि जिनको पता ही नहीं है कि क्या करने से उनकी बीमारी जा सकती है या वजन कम हो सकता है। एट दिस पॉइंट एक सवाल था शिवांगी जी, जो आई थिंक लॉट ऑफ लेडीज विमेन फेस दिस प्रॉब्लम, लाइक व्हाट यू सेड, हीमोग्लोबिन की कमी।
and I see it's something that is common in our family as well. मतलब it's one of the traits that I see in a lot of women. So how do you counter this? इसका solution क्या है? किस तरीके से इसको काउंटर किया जा सकता है? जो भी हमारे बॉडी में लाइफस्टाइल रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं उसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज चेंजिंग लाइफस्टाइल. इसीलिए उसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है. बट हम क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं. ज्यादातर हम ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, क्योर पे फोकस नहीं करते हैं. और फिट भारत मिशन में मेरा पर्पस यही है कि आप क्योर पे फोकस करो, रूट कॉज पे फोकस करो. सो हीमोग्लोबिन कम होना, थायराइड होना, पीसीओडी, डायबिटीज या ओबेसिटी होना, ये तो सिर्फ सिम्टम है. ये तो आपको सिर्फ बता रहा है कि बॉडी में कहीं पर कमी है और कहीं पर आपको वर्क करने की जरूरत है. और वो जो रूट कॉज है सबका एक ही होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों में, एंड दैट इज चेंजिंग योर लाइफस्टाइल. सो लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, उसमें आपका खाना आ जाता है, उसमें एक्सरसाइज, मूवमेंट आ जाता है, स्लीप आ जाता है, आपके इमोशंस आ जाते हैं. सो चेंजिंग द लाइफस्टाइल आंसर. तो शिवांगी जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि आजकल जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आजकल ज़्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि मतलब लोग मैक्सिमम बैठकर काम करते हैं. बैठकर काम करना, बाहर का खाना खाना, तो लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट हो गई है पहले से. तो आपको क्या लगता है, ऐसे में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, तो ओबेसिटी जो है, वेट मैनेजमेंट, हमें क्या इससे लाइटली लेना चाहिए? एक्चुअली आपने पूछा है क्या लाइटली लेना चाहिए, बट पूजा जी आप भी और दिलीप जी आप अग्री करेंगे कि हम ज्यादातर लोगों को जब देखते हैं तो दे थिंक कि ये तो बहुत कॉमन है ना. मतलब हर दूसरे इंसान को हम देखते हैं कि उनका वजन ज्यादा है तो वो तो बहुत कॉमन है, मतलब इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब वैसे ही है. बट एनीथिंग दैट इज कॉमन नॉट नेसेसरी कि वो नॉर्मल है. कॉमन और नॉर्मल में फर्क है. इट इज नॉट नॉर्मल टू बी ओबीज, इट इज नॉट नॉर्मल टू बी ओवरवेट, क्योंकि आपका बॉडी बना है स्पेसिफिक वजन को उठाने के लिए. बट अगर आप और ज्यादा ओवरवेट होते जाएंगे, आपने देखा होगा कि इंडियन हिस्ट्री में कभी भी पहले के जमाने में लोग मोटे नहीं हुआ करते थे. हम सभी बहुत ही स्लिम, उल्टा था, पतले थे, बट कभी भी मोटे नहीं हुआ करते थे. बट धीरे 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 जैसे वेस्टर्न कल्चर आया है, हमने गलत लाइफस्टाइल और गलत खाना अपनाया है. और जैसे आपने बोला कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं हम लोग, ऑफिस में काम करना हो या किचन में भी आज हमारे नौकर और बहुत सारे सर्विस के लिए हम प्रोवाइड करते हैं. तो लग्जरी भी बढ़ चुकी है, फैसिलिटीज बढ़ चुकी है. सो फोन्स हैव बिकम स्मार्टर, humans have become dumber. This is what I always say. हम बैकवर्ड जा रहा है और फोन जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है. सो हमें बस उल्टा करने की जरूरत है कि ओबेसिटी को लाइटली ना लीजिए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो 1975 से अब तक मोटापा 3 गुना बढ़ चुका है और वो और ज्यादा बढ़ने वाला है. और पिछले 10 साल में इंडिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक डबल हो चुका है. एंड इवन चाइल्ड ओबेसिटी इज ऑन राइज. आज छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, 10 साल के, 8 साल के बच्चे, कि जो बहुत ज्यादा ओबीज हो जाते हैं और डॉक्टर उनको बोलते हैं कि इतनी कम उम्र में फैटी लिवर है आपको, इतनी कम उम्र में आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ चुकी है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो पेरेंट्स को और फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत 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 जरूरी है. तो आपका तो मिलना काफी सारे लोगों से होता है, डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वेट मैनेजमेंट को लेकर लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? सो जब वेट मैनेजमेंट या वजन को कम करने की बात करते हैं, एक गलती जो सभी करते हैं कॉमनली, दैट इज फटाफट. मुझे फटाफट वजन कम करना है, क्विक फिक्सेस चाहिए. कि मेरे पास भी लोग आते हैं कि शिवांगी मैम आप हमें कुछ ऐसा बता दो कि 10 किलो एक हफ्ते में, एक महीने में कम हो जाए. अरे कैसे पॉसिबल है? आपने बढ़ाने के लिए 3 साल 30 साल लिए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 3 दिनों में वो कम हो जाए. नॉट गोइंग टू हैपन. जितना आपको समय लगा है उसे बढ़ाने के लिए, एटलीस्ट उसका आधा समय तो देना पड़ेगा ना आपको कम करने के लिए. सो फटाफट शब्द सबसे बड़ी गलती है जो मेरे ऑब्जर्वेशन, बिकॉज आई मीट लैक्स ऑफ पीपल, hundreds of people on a daily basis. और जब वो मुझे मिलते हैं कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं, वो हड़बड़ी में होते हैं कि मेरी शादी आने वाली है, फटाफट वजन कम करना पड़ेगा, या मुझे इसने मेरा इंसल्ट कर लिया तो मुझे उसको दिखाना है, आप मुझे बताओ कैसे वजन कम करना. बट क्या होता है, न्यू ईयर हुआ है शुरू, तो न्यू ईयर के बाद हम रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं, 15 तक टिकता है, 15 जनवरी तक, और उसके बाद सारी हवा निकल जाती है. सो वी शुड नॉट फोकस कि फटाफट रिजल्ट मिले, बट हाँ धीरे 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 आप ऐसे एक्शंस लेना शुरू करो कि जो आपको स्लो प्रोग्रेस दे, बट ग्रेजुअल, और वो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस हो, ना कि फटाफट.
सो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना है। एक्चुअली हमने भी काफी पहले जैसे GM डाइट, पैलियो, काफी सारे डाइट को एक्चुअली फॉलो किया था। हमने भी वही फटाफट वाले ये थी हमारी भी। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपको क्या लगता है कि ये जो GM डाइट है, लो कार्ब डाइट है, वो किस हद तक वो लोगों को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हमने एक चीज नोटिस किया कि हमने जब GM डाइट किया था और उसके बाद एक बार कीटो भी किया, तो इन सब में ये है कि वो सस्टेनेबल हैबिट नहीं लगा हमें। और जैसे हम 4-5 किलो तो लूज कर देते हैं, मगर क्या होता है कि जैसे ही हम वो डाइटिंग खत्म करते हैं तो उसका डबल बढ़ जाता है वेट। राइट। तो आपको क्या लगता है, क्या ये डाइट्स कितने सस्टेनेबल है, कितना फीजिबल है? क्या ये फॉलो करना चाहिए या कुछ कोई और सिस्टम है जो आप रेकमेंड करते हैं वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट के लिए? एब्सोल्युटली, आई एम श्योर इसके साथ बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। और आपके सवाल में ही जवाब था, क्योंकि आपने खुद ने अनुभव किया है कि आप कुछ फॉलो करते हैं स्पेसिफिक डाइट, उसमें आपको रिजल्ट मिला और फिर जैसे थे वैसे हो गए, या तो वजन वापस आ जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऐसा डाइट कि जिसका कोई नाम है, उसका एक स्पेसिफिक इस्तेमाल, उसका एक स्पेसिफिक यूज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डाइट बुरा है, कीटो बुरा है, वीगन बुरा है, ऐसा नहीं है। बट हम सब का, ह्यूमन का बायोलॉजी डिफरेंट है। हम सब अलग अलग तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, हमारे प्रेफरेंसेस डिफरेंट है। तो जैसे हमारी टी शर्ट स्मॉल साइज एक इंसान को होती है, किसी को लार्ज होती है, किसी को एक्सेल होती है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी दोस्त ने स्मॉल टी शर्ट खरीदा, उसे इतना अच्छा लग रहा है, मैं भी स्मॉल ही खरीदूंगी। नहीं होने वाला है आपको फिट। अगर आप लेंगे या तो वो फट जाएगा या तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। सिमिलरली आपको डाइट में भी बॉडी इंडिविजुअल आपका जो है वो अलग है, यूनिक है। सो यू हैव टू सी कि एक तो ऐसा डाइट कभी भी फॉलो मत करो जो आपने किसी को देखा, उसको रिजल्ट मिला, आपको लग रहा है कि आपको मिलेगा। हाँ, उसका नाम अगर है तो वो डाइट मोस्टली चांसेस है कि वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे डाइट में, वो पेलियो हो, GM हो, वीगन हो या कीटो हो, उसमें आपको एक स्पेसिफिक खाने को बढ़ाने की बात करते हैं और स्पेसिफिक खाने को कम करने की बात करते हैं। जैसे कि आप कार्ब कम खाओ, प्रोटीन और फैट ज्यादा खाओ। बट उसमें क्या होता है, कभी कभी आपको चावल रोटी भी बना कर देते हैं। बट भगवान ने, नेचर ने जो भी खाना बनाया है, वो सारा खाना ऐसा है कि जो नेचुरली आपको सारे न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है। पहले के ज़माने में हम कभी चावल से नहीं डरते थे, रोटी से नहीं डरते थे। आज बहुत डर रहे हैं क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। सो ये कभी मत सोचो कि मुझे कोई स्पेसिफिक खाना जिंदगी भर नहीं खाना है, बिकॉज जब आप वो नहीं खाते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है आपको नहीं मिलेगा। खाने का एक पर्पस है और वो है न्यूट्रिशन पाना, और वो न्यूट्रिशन अलग अलग खाने में से ही मिलेगा। सो व्हाट टू डू? 2 रूल्स टू रिमेंबर कि कौन सा डाइट फॉलो करना। नंबर 1 रूल इज, ऐसा डाइट फॉलो करो कि जो आप एंजॉय कर सके और जो आप सस्टेन कर सके थ्रू आउट लाइफ टाइम। तो आपको कोई कहे कि कीटो फॉलो करो, तो क्या जिंदगी भर कीटो फॉलो कर सकते हैं? क्या जिंदगी भर प्रोटीन और फैट पे रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट? करे भी गए, आप अगर बहुत महान इंसान है करेंगे तो भी आपको बॉडी को मजा नहीं आने वाला है ना? सो ऐसा डाइट फॉलो करना है जो एंजॉय कर सके, मजा आए खाने में, और जो लाइफ टाइम फॉलो कर सके। और दूसरा जो नियम है वो है, ऐसा खाना ज्यादातर केस में हमें खाना चाहिए कि जो हमने बचपन में खाया है या जो बचपन में हमने अपने बॉडी को उसको एडप्ट करवाया है। बिकॉज जब साउथ इंडिया में हम देखते हैं तो साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग राइस के प्रिपरेशन खाते हैं। अब उनको बोले कि नहीं राइस से आप मोटे हो जाओगे, तो वो कैसे बेचारा रह पाएगा? जिंदगी भर उसने इडली डोसा और राइस वगैरह खाया हुआ है। सो राइस विल नॉट मेक हिम फैट, सो सिमिलरली जिस रीजन में आप रहते हैं, जैसा कल्चर है आपका, जो आप बचपन से खाते थे, वैसा खाना खाइए, एंजॉय करके खाइए, कभी वो आपको बीमार और मोटा नहीं बना सकता। तो इस पॉइंट पे एक मेरा सवाल है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ खाने हैं जो छोले भटूरे हो गया या पाव भाजी हो गया, ये सब ऐसी चीजें हैं जैसे कई साल तक हम दिल्ली में रहे हैं और ये सब एक तरीके से एक रेगुलर खाना बन गया था। अब क्या होता है कि जब हम वेट मैनेजमेंट की किसी से बात करते हैं तो हम ये कहा जाता है कि नहीं, आप तेल एकदम मत खाइए, ऐसे खाना छोड़ दीजिए, आप सब्जियां उबाल के खाइए। तो ये इस तरीके के एडवाइस में क्या होता है कि मैं कॉन्शियसली एक वो मन से वो वेट मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाता। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका रिकमेंडेशन क्या है? क्या ये सब खाना हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए हमारे डाइट में, या इन सबको कंप्लीटली बाहर रखना चाहिए? हमें एक ही लाइफ मिली है,
तो ऐसी सजा क्यों भुगते, ऐसा पनिशमेंट क्यों दे कि सिर्फ कच्चा खाए, सिर्फ बॉयल खाए, सिर्फ स्टीम खाए। एक ही लाइफ मिली है तो सब कुछ एंजॉय करना है। मैं खुद भी पिज्जा खाती हूँ, मैं खुद भी मेरी फेवरेट स्वीट्स खाती हूँ। गाजर का हलवा, कल ही मेरे एक स्टूडेंट आए थे और इतना डिब्बा भर के लेकर आए थे, तो मैंने डिब्बा भर के तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा मैंने जरूर खाया। बट हाँ, कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना है। पहले तो हमारा बॉडी कोई पनिशमेंट के लिए नहीं बना है। पहले हम क्या करते हैं, हम कोई चीट कर लेते हैं, उसके बाद गिल्ट फील करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन बहुत हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको खुद के कंट्रोल में रह के चीट करना डेफिनेटली अलाउड है। सो आप क्या कीजिए, आप अभी अगर बाहर का छोले भटूरे है, बर्गर है, पिज्जा है या जंक फूड जितना भी खा रहे हैं, पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए। अगर आप अभी हफ्ते में 4-5 बार बाहर खाते हैं तो उसे आधा कर दीजिए। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जहां आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बाहर खाते हैं या जंक खाना खाते हैं। दिस इज आइडियल। सो हफ्ते में एक आध बार चीट मील ले लेना, या अगर आप बहुत एक्टिव है तो 2 बार चीट मील ले लेना इज ओके। और बाकी के दिन पे आप डिसिप्लिन अगर रहते हैं, जिसमें बैलेंस डाइट, जिसमें आपने हो सके उतना सैलेड है, फ्रूट्स है, अलग अलग सब्जियां सीजनल जो मिलती है, या नट्स एंड सीड्स, ऑल दीज थिंग्स अगर आप ऐड करते हैं अपने डाइट में, तो बाकी के समय में थोड़ा सा चीट करना हफ्ते में 1-2 बार मजा भी आएगा। अभी क्या होता है, हर रोज के बेसिस पर जब हम खाते हैं ना तो उसे एंजॉय भी नहीं कर पाते। और एक्चुअली खाने को आप ऑब्जर्व करेंगे, हम खाने को कभी एंजॉय नहीं करते, बट हम कोई इमोशन को अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे कि पिज्जा खा रहे हैं बिकॉज मूड नहीं था, तो चलो पिज्जा फटाफट खा लेते हैं। बट वो जो पेट को भर देते हैं उसके बाद भी उनको भूख लगती है एक घंटे के बाद। क्यों लगती है? बिकॉज पेट तो भरा, मन नहीं भरा। सो आपका मन भरेगा जब आप कम चीट करेंगे और आप बाकी के समय डिसिप्लिन रहेंगे। शुरुआत में मुश्किल है, बट लॉन्ग टर्म फॉलो किया ना तो आप बर्गर को भी ज्यादा एंजॉय करेंगे और अपने हेल्दी डाइट को भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि लोग भूखे रहते हैं, मतलब वेट लॉस करना है तो वो भूखे रहते हैं। डू यू थिंक इट इज एडवाइजेबल? अब भूखे रहना हमारे माइंड की बहुत पावरफुल एक मेमोरी है। जब पहले के ज़माने में फैमिन का समय था, तब हमें जब खाना नहीं मिलता था, उस वक्त हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में इवोल्यूशन या जो भी हमारे बाप दादा ने देखा हुआ है, उसकी वजह से वी हैव अ मेमोरी कि जब हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी सर्वाइवल जोन में आ जाता है, जहां उसे ऐसा लगता है कि यार अगर मुझे खाना नहीं मिला तो वो क्या करता है, लंबे समय तक जब आप गैप रखते हैं और खाना नहीं देते, तो पहले जो आपने खाया था उसे यूज करने के बजाय उसका कंजर्वेशन शुरू कर देता है, उसे स्टोर करना शुरू कर देता है एज फैट, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर खाना नहीं मिला तो मुझे फैट का इस्तेमाल बाद में करना पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू आर हंग्री, ये मत सोचिए कि आप वजन कम कर देंगे। नहीं, जब आप खाना नहीं खाते हैं तो एक्चुअली जो मेटाबॉलिज्म आपका अच्छे से चलना चाहिए वो डाउन हो जाएगा। सो जब आप खाना कम खाएंगे, मेटाबॉलिज्म डाउन होगा और उसकी वजह से आप शायद वेट लॉस कर दे, बट हेल्थ लॉस भी हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, आपका चेहरा डल हो जाएगा, आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मेरे हमेशा कोई भी प्रोग्राम होते हैं, फूड एज मेडिसिन मेरा सिग्नेचर एक प्रोग्राम है जो मैं फ्री करती हूँ लोगों के लिए, जहाँ 20,000 लोग एक साथ अटेंड करते हैं उसे यूट्यूब पर, फिट भारत मिशन पर, जहाँ मैं उनको बताती हूँ कि कभी भूखे ना रहिए, यू शुड नेवर बी हंग्री, ईट राइट एट द राइट टाइम। अगर आप सही खाना सही वक्त पर खाएंगे तो आपका बॉडी बीमारी से भी दूर जा सकता है, वजन को भी कम कर सकता है। सो आइडियली 3-4 घंटे के अंदर आपको मील ले लेना चाहिए। ज्यादा लंबा गैप रखेंगे तो एसिडिटी भी होगा, गैस भी होगा और फैट भी बढ़ेगा। राइट, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि आज ठीक है बाहर खाना है तो बिरयानी भर के प्लेट खा लिया 2-3 बार, और उसके बाद सेकेंड डे क्या करते हैं, दिल जस्ट फास्ट, चलो आज फास्टिंग कर लिया, वो मतलब कॉम्पनसेट कर लिया। तो वही सवाल था। You have asked me for fast. I would love to mention this कि fasting is actually a good thing. मैंने किताब लिखी है बी योर ओन डॉक्टर करके, जो कुछ ही महीने में बाहर आने वाली है, लॉन्च करने वाले हैं। उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है फास्टिंग के ऊपर। सो भूखा रहना और फास्टिंग दोनों में बहुत 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 बड़ा फर्क है। सो इन केस आप फास्ट करते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो सकता है या ऐसा फास्टिंग जिसका कोई नाम नहीं है, कोई भी फास्टिंग, बट हाँ आप एक अच्छे इंटेंशन से कर रहे हैं कि आज मैं अपने आप के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहूंगी, उनके साथ, नेचर के साथ, भगवान के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहूंगा। अगर ये इंटेंशन है आपका और मैं बॉडी को
रेस्ट देना चाहता हूँ, ये इंटेंशन है, देन फास्टिंग इज डेफिनेटली गुड. बट इस तरह से फास्ट करना जो आपने बताया कि कल गुलाब जामुन खा लिया था तो आज चलो पनिशमेंट देते हैं, नहीं चलेगा. So fasting as a punishment is not good, but fasting as a way to detoxify your body or to get connected with your body is definitely. तो शिवांगी जी, एक और चीज़, एक सवाल था यहाँ पर वेट लॉस को लेकर कि जब हम वेट लॉस मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं या फिर करते हैं तो अक्सर जो है बेली फैट जो है, थाई फैट, ये सब बहुत मुश्किल होता है लूज़ करना. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस करेंगी? अरे बाप रे, ये सबसे कॉमन सवाल है कि बेली फैट मेरा कैसे जाए, मुझे फटाफट बेली फैट कम करना है. अब एक मैं साइकोलॉजी दे देती हूँ. आई एम श्योर जितने भी यहाँ पर लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं सभी अग्री करेंगे कि 90% लोग ऐसे होंगे जिनको बेली फैट कम करना है. भले हाँ, पतले लोग भी ऐसे होते हैं जिनको बेली फैट कम करना है. अब बेली फैट क्यों मुश्किल है? वो स्टबर्न फैट है. मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना पहले उसका जो ग्लूकोज या जो भी न्यूट्रिएंट कन्वर्ट होता है, ज़्यादातर कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सो वो ग्लूकोज पहले कहाँ जाता है? वो जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में. आपका ब्लड स्ट्रीम है करंट अकाउंट, ठीक है. सो उसमें ज़्यादा समय तक शुगर रहने की ज़रूरत नहीं है. सो अब क्या होगा कि वो जो शुगर है वो धीरे 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 वो स्टोर होता है मसल और लीवर में. जितना आपने इस्तेमाल कर लिया ग्रेट, जितना इस्तेमाल नहीं किया वो मसल और लीवर में स्टोर होता है. सो आपका मसल और लीवर जो है वो है आपका सेविंग्स अकाउंट. और फिर जो और ज़्यादा आप अगर खाए और आप कोई उसका इस्तेमाल ना करें एक्सरसाइज में और मूवमेंट में, तो जो फैट बच जाता है, जो एनर्जी बच जाती है, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि मसल और लिवर भी फुल हो चुका है, उसकी भी जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है. तो अब वो जाएगा आपके फिक्स डिपॉजिट में. सो वो फिक्स डिपॉजिट हो सकता है आपके बेली फैट, आपका थाई का फैट, आपका हिप्स का फैट, अलग अलग का अलग अलग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट. बट हाँ, अब आप देखिए करंट अकाउंट जो है वो आप कब कब इस्तेमाल करते हैं? एवरीडे बेसिस पर. सेविंग्स कभी कभी करते हैं और फिक्स डिपॉजिट एकदम एंड में, जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब आप उसे तोड़ते हैं, है ना. सिमिलरली आपका जो बेली फैट है वो लास्ट जाता है. पहले बाकी सारी जगह से फैट जाएगा और फिर अंत में अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो बेली फैट जाएगा. सो अगर बेली फैट कम करना है, स्टबर्न फैट को कम करना है, देन ओनली वन वर्ड, कंसिस्टेंट एक्शन. एक्सरसाइज की, रेगुलर हेल्दी डाइट लिया तो वो बेली फैट जाएगा जाएगा और जाएगा ही. वो तो काफी अच्छा एनालॉजी था आपने जो जिस तरीके से समझाया, बिकॉज आई थिंक इट नाउ इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू as in that question won't be difficult as to why is it that belly fat is a little difficult to lose. तो काफी अच्छे से आपने उसको समझाया. तो इस एक क्वेश्चन मेरा था शिवांगी जी, अब ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कुछ सालों पहले जब मैं नया नया वर्क करना स्टार्ट किया था, और आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो बीपीओज में काम करते हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर्स में काम करते हैं, जिनका शिफ्ट जो है बहुत ही ऑकवर्ड शिफ्ट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उनका दिन चालू होता है 11:30, देयर शिफ्ट स्टार्ट्स एट 11:30. अब क्या होता है, यूजुअल रिकमेंडेशन, जैसे किसी इशू के साथ में किसी डॉक्टर से मिलने भी जाते हैं तो उनका रिकमेंडेशन ये है कि आपको अपना आपका जो साइकिल है वो पूरा चेंज हो गया है, तो यू नीड टू मेंटेन योर साइकिल, एंश्योर दैट यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग आफ्टर 2 o'clock. तो ये सब एक एडवाइस के तौर पे तो अच्छा लगता है, मगर प्रॉब्लम ये होता है कि जब मेरे को वो इम्प्लीमेंट करना होता है, अब मेरा डे स्टार्ट होता है 11:30 को, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता और वो साइकिल मैं कॉन्शियसली चेंज भी नहीं कर पाता. तो ऐसे सिचुएशंस में क्या आपका एडवाइस है? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये जो डोंट ईट आफ्टर 8 o'clock या मेंटेन दैट साइकिल, इन चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए? वंडरफुल क्वेश्चन. बहुत सारे लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं उसमें देखा जाता है कि उनके शरीर में बीमारियां भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो कुछ नियमों को फॉलो नहीं कर पाते हैं. आई नो अ क्लाइंट, मैं अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से मेरे क्लाइंट है जिनको नाइट शिफ्ट, उनका 4 दिन नाइट शिफ्ट होता है, 4 दिन डे शिफ्ट होता है. सो उनको एक चैलेंज था. उनको किसी ने बताया था कि आप रात को पानी नहीं पी सकते और बहुत खा नहीं सकते. तो जब उनका नाइट शिफ्ट होता था तो वो ना तो रात को पानी पीते थे ज़्यादा और सिर्फ एक ही बार खाना खाते थे और फिर सुबह आके 9 बजे सो जाते थे, शाम को 5 बजे उठते थे. सो मैंने बोला जब आप सो जाते हैं तभी भी आप पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते, और जब आप ऑफिस में हैं तभी भी आप सिर्फ एक बार खाते हैं और पानी नहीं पीते, सो पूरे दिन में 1-2 बार ही खाया तो आपको भूख नहीं लगती. तो वो बोले मैं तो सालों से कर रहा हूँ तो अब मुझे आदत हो चुकी है. बट नाउ ही हैड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन हिज बॉडी, जो हमने ब्लड रिपोर्ट निकलवाया तब पता चला. सो व्हाट वी हैव टू रियलाइज, 2 चीजें इसमें.
नंबर 1, अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं और अगर आप 35 से ज़्यादा एज के हैं तो पहला आपका प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि कुछ ऐसा काम अगर आपको मिल सकता है जहां आपको नाइट शिफ्ट अवॉइड करना पड़े तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि नाइट शिफ्ट करते हैं और जब आप रात को जागते हैं और सुबह सो जाते हैं तो कुछ तो बदलाव आएगा आपके बॉडी में, क्योंकि हमारा एक सर्केडियन रिदम होता है, सनराइज और सनसेट से हमारा बॉडी मैच करता है। सो जब आप कंसिस्टेंटली काफ़ी रात तक जगते हैं, भले आप दिन में सो जाते हैं, थोड़ा सा डैमेज होगा ही होगा, बट लेट्स से कोई संभावना ही नहीं है कि आप कोई दूसरा काम ढूंढ सके या तो आपको कोई और काम मिल सके, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारा बॉडी इतना अमेजिंग है कि कोई भी चीज़ को अडेप्ट कर सकता है। सो आपका दिन रात है और रात दिन है और सेम रूल फॉलो करना है जो हम किसी और को बताते हैं, बट जो इंसान दिन में जो फॉलो करेगा वो रात को करेंगे आप, और जो रात में फॉलो होगा वो आप दिन में करेंगे। एग्जाम्पल, पहले तो आप जितना भी वर्क टाइम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका शाम को 7 से सुबह 7 का 12 आवर का ड्यूटी है, तो आप क्या करेंगे, आपको 7 बजे ये गिनना है कि आपकी सुबह हुई है, शाम का 7 आपकी सुबह है, सो वो आपका ब्रेकफास्ट होगा। और वैसे करके आप पूरा जो अपना मील है, लंच का, डिनर का, सब कुछ सेट करेंगे। फिर 7 बजे जैसे ही घर पे आए वैसे आप डिनर इनकेस आप लेने वाले हैं उसके 2 घंटे के बाद आप सो जाइए, लेट्स से आप 9 बजे सो गए, और फिर शाम को आप 5-6 बजे के आसपास उठ सकते हैं। ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। सोना मुश्किल है दिन में ज़्यादातर लोगों के लिए, तो वो क्या करते हैं, सुबह 3 घंटे सो जाते हैं और फिर दोपहर को 3 घंटे सो जाते हैं। उससे अवॉइड करके एट अ स्ट्रेच एटलीस्ट 6-7 घंटे की आप नींद लीजिए ही लीजिए। अगर ये आपने कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो आपका बॉडी उल्टा एडजस्ट कर लेगा और उससे कोई चैलेंज नहीं आने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नाइट शिफ्ट करते हुए भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, बट वो डिसिप्लिन है। टाइम को मैनेज कर लीजिए, सेम टाइम पर सेम चीज़ कीजिए तो बॉडी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेगा। और उसी बात पे जैसे आपने बोला कि वो जो नींद सैक्रिफाइस करने वाली बात है, ये कई बार क्या होता है, जैसे ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि क्या होता है कि उस शिफ्ट में जब मैं आता हूं तो मुझे वर्कआउट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब मैं समझ नहीं पाता कि कब जाना है, तो मैं कई बार क्या करता हूं कि वो नींद खराब करके वो वर्कआउट करने के लिए चले जाता हूं। तो आपको लगता है कि ऐसे इस तरीके से वर्कआउट एक्सरसाइज करना, क्या इससे कोई बेनिफिट होगा या बॉडी के लिए ज्यादा हानि करेगा? वो हानि ही करने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है, क्योंकि नथिंग कैन कम बिफोर स्लीप। एंड आई विल रिपीट दिस कि जब आप सोने को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कोई और काम करते हैं तो वो लिख के रखिएगा कि आप अपने बॉडी को डैमेज ही कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो स्लीप से पहले वर्क को ला देते हैं, सोचते हैं कि मुझे बहुत फटाफट सफल होना है तो मैं आज सिर्फ 3 घंटा ही सोता हूँ, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं तो हम तो सो सकते हैं ना। बट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बॉडी, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट यूनिक जो जेनेटिक है वो डिफरेंट होता है। सो डोंट कंपेयर। ऐसा नहीं है कि कोई 4 घंटे सोता है तो आपको भी 4 घंटे सोना, और कभी भी सोने को कॉम्प्रोमाइज करके एक्सरसाइज नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज आपका फैट लॉस एक्चुअली कब होता है पता है? फैट लॉस तब नहीं होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के वक्त सिर्फ फैट बर्निंग एबिलिटी जो है वो एक्टिवेट होता है, बट फैट बर्निंग जब आप रात को सो जाते हैं तब होता है। जब आप कोई भी डाइट लेते हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन मिला उसका फायदा खाते वक्त नहीं होता है, पर जब आप रात को सो जाते हैं वो पूरे दिन का खाना जो है उसका हीलिंग, उसका रिजुविनेशन, उसका जो रिपेयरिंग का काम है वो न्यूट्रिशन के माध्यम से आपका ब्रेन पूरे बॉडी को ठीक करना शुरू कर देता है। बट दैट हैपन्स ड्यूरिंग स्लीप। सो बेसिकली पूरे दिन में आप जो करते हैं अगर उसका फायदा उठाना है तो रात को सोना जरूरी है, बाकी पूरे दिन में जो भी किया वो सारी मेहनत पानी में। राइट। तो शिवांगी जी, अब एक मेरा सवाल है जो कि कामकाजी महिलाओं को लेकर है, और आई एम श्योर कि हमारे कई सारे ऑडियंस को काफ़ी मतलब ये रिलेट कर पाएंगे इस सवाल को। वो सवाल ये है कि अक्सर जो है हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता, समय की कमी होती है और हमें बाहर जाना होता है, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम बहुत सारा खाना बल्क में बनाकर रख के हम स्टोर कर देते हैं फ्रिज में, और उसके बाद हम जो है उसे 2-3 सर्विंग जो है सर्व करते हैं। तो डू यू थिंक इट इज़ एडवाइजेबल कि हम ऐसे फूड कंज्यूम करें, और इज़ इट गुड और बैड फॉर आवर हेल्थ? यस, आई थिंक आप ज़्यादातर फीमेल्स, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि ये क्योंकि वो वर्किंग फीमेल होती है या कोई भी वजह से बिजी है,
तो वो फटाफट से कोई भी एक खाना बना देते हैं और स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं और फिर वो 2-3 दिन तक भी चलाते हैं। सो ये ज्यादातर कल्चर जो है वो वेस्टर्न कल्चर है ना। सो जब हम US UK वगैरह जगह पर जाते हैं, वहां पर तो लोग एक हफ्ते का एक साथ बना कर रखते हैं और फिर एक हफ्ते तक कंज्यूम करते हैं। बट आप वहां पर हेल्थ भी देख लीजिए लोगों की कि कितने सारे चैलेंजेस है। मैं समझ सकती हूँ कि हम बहुत बिजी है और हमें बहुत सारा अचीव करना है कम समय में। वी शुड ऑल गेट सक्सेसफुल, अर्न मनी, बी वेल्दी फॉर श्योर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। हमेशा हमारे पास ऐसे ऑप्शंस होते ही है कि जहां आप फटाफट से कोई रेसिपी बना सकते हैं जो हेल्दी हो सके। मेरा एक पूरा 5 दिन का डिटॉक्स कोर्स है, अगर आप जानते हैं तो, जिसमें मैं सिर्फ 5 मिनट की रेसिपी देती हूँ। पूरे दिन में 5 मिनट की रेसिपी जो उनके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सके, जो उनके शरीर को जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरा कर सके। सो इफ यू वांट, रास्ता मिलेगा। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दिस इज अ वंडरफुल सेइंग जो स्पेशली बिजी मदर्स जो है, जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क कर सकता है ना। सो आप YouTube पर जा सकते हैं, अलग अलग रेसिपी, एंड आई एम श्योर पूजा जी भी बहुत सारी रेसिपी शेयर करते होंगे अपने पेज पे। सो यू कैन चेक आउट दोज रेसिपीज एंड यू आर लकी कि आपको आज गूगल के जमाने में कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके फिंगर टिप पे आप सर्च करो और फटाफट से रेसिपी मिल सकती है। एक मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि आपका जो मंत्रा है, any disease is reversible if you work on the root cause of it. It is applicable to a lot of diseases, and जिस तरीके से आयुर्वेदा भी कहता है कि अच्छा खाना ही सबसे अच्छा दवाई है, तो that can cure a lot of problems, lot of diseases. But what do you think about some of these degenerative diseases और कुछ hereditary diseases होते हैं, तो इन diseases के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या इनको भी हम उनका रूट कॉज समझ करके क्योर कर सकते हैं? राइट नाउ ज्यादातर लोग जिनको बीमारी होती है, हमारा एक ही रिएक्शन होता है कि हम वही करते हैं जो आसपास के लोग करते हैं। और आसपास के लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास और दवाई लेते हैं और जिंदगी भर उसका नाश्ता करते हैं, है ना। मतलब दुनिया में आपको कहीं भी कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ऐसे कोई इंसान नहीं मिलेंगे जो आपको ये कहे कि ये दवाई ले लो, आपका 3 साल में डायबिटीज चला जाएगा, ब्लड प्रेशर चला जाएगा, है ना। कभी सामने से बोला जाता है दैट यू हैव टू टेक दीज मेडिसिन्स थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक जिंदा है तब तक लेना पड़ेगा। नाउ वी आर नॉट अगेंस्ट मेडिसिन्स, हम कोई डॉक्टर के खिलाफ है या हॉस्पिटल के खिलाफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे आर गॉड फॉर अस। क्योंकि अगर वो ना होते तो इंसान कभी इमरजेंसी सिचुएशन में गुजर सकता है, इतना कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। सो द डॉक्टर्स एंड ऑल द हॉस्पिटल्स आर डूइंग अमेजिंग जॉब, बट हम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि जिंदगी भर मुझे वो दवाई लेनी पड़ेगी, जिंदगी भर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लिनिक की विजिट करनी पड़ेगी, यही मेरे नसीब में है। ये गलत है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, डॉक्टर BM हेगड़े जी को मैंने एक बार सुना था, ही सेड अ वंडरफुल सेंटेंस। उन्होंने कहा था कि देयर इज नो पिल फॉर एवरी इल, बट देयर इज डेफिनेटली एन इल फॉलोइंग एवरी पिल। इसका मतलब है कि जो आप अलग अलग बीमारियां देखते हैं ना, हर एक बीमारी की कोई एक दवाई है, ऐसा कोई एक ही दवाई है ऐसा नहीं है, बट हाँ, हर एक दवाई के पीछे एक बीमारी जरूर है, क्योंकि वो दवाई लंबे समय तक अगर आप लेते हैं, आपके कोई ना कोई ऑर्गन पे डैमेज होगा और होगा ही। और मेडिकल साइंस में तो ये सिखाया जाता है कि जिस दवाई की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उस दवाई की इफेक्ट भी नहीं है। दैट मीन्स जो आप ले रहे हैं दवाई, उसका कोई तो साइड इफेक्ट आने वाला है फ्यूचर में, अगर आप लंबे समय तक लेंगे। सो दवाई से डरना नहीं है, बट हाँ, एक इरादा रखना है कि मुझे ये दवाई को जिंदगी भर नहीं लेना है, लंबे समय तक नहीं लेना है। सो अब क्या करना दवाई को दूर करने के लिए? जैसे आपने दिलीप जी एक बहुत अच्छा कोट कहा आयुर्वेदा में, जो कहा गया है कि इफ यू ईट योर फूड एज मेडिसिन, देन यू डोंट हैव टू ईट योर मेडिसिन एज फूड। सो आपको अगर डिसाइड करना है कि क्या खाना है, अपने प्लेट में फूड रखना है या आपको मेडिसिन रखना है, देन यू कैन डिसाइड कि आपको सही में न्यूट्रिशियस खाना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का नाश्ता करना है। सो नंबर 1, इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ एनी प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है रूट कॉज पर काम करना जरूरी है। और रूट कॉज पर काम करेंगे तो मेरे इतने अमेजिंग क्लाइंट्स हैं कि जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ना सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करके लाया, थायराइड को रिवर्स किया, PCOD को रिवर्स किया, बट इवन ऑटो इम्यून कंडीशन जो होती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे बोला जाता है कि वो इरिवर्सिबल है,
उसके सिम्टम को भी लोगों ने मैनेज किया। HbA1c लोगों का डाउन आया, या 1 महीने के अंदर उनका इंसुलिन का डोज कम होना। ये सब क्यों होता है? बिकॉज बॉडी का इंटेलिजेंस ही इतना अमेजिंग है कि आप उसे जो करवाना चाहे सही सिस्टम के साथ करवा सकते हैं, बट शॉर्टकट नहीं, और हमेशा सही रास्ता, सस्टेनेबल रास्ता अपनाएंगे, लाइफस्टाइल को बदलाव लाएंगे उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली बीमारियां जाएगी ही जाएगी। थैंक्स फॉर दैट। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैड, मैंने देखा आपने इतने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, एंड व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु रीच आउट टू मी फॉर करियर रिलेटेड काउंसलिंग, तो कई बार उनसे एक कोर्स के लिए भी पीपल फील सो प्रेशराइज्ड टू डू दैट। आपने इतना सारा कोर्सेज कैसे मैनेज किया? आपने इतना अमेजिंग सवाल मुझे पूछा है, बिकॉज नया साल जो है ना मेरा, मैं ज़रूर सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि लोग नया साल का जो रेजोल्यूशन लेते हैं ना, मेरा हर साल का पिछले कुछ सालों से जो रेजोल्यूशन रहा है वो है, मैं हर साल एटलीस्ट 2 से 3 नए कोर्सेज करती हूँ। जैसे ये साल में आज के दिन पे ही मैंने एक कोर्स खरीदा था विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 लाख रुपीस, और ये कोर्स मैंने लिया। मैं जो भी अर्न करती हूँ, जो भी कमाती हूँ, उसका एक हिस्सा मेरा रहता है कि जो मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ। हर साल कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ। वाई? बिकॉज वेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग। और जब आप, ऐसा नहीं है कि स्कूल और कॉलेज खत्म हुई मतलब आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, बट हेल्थ ऐसा है ना कि जो मेरे नस नस में घूमता है। अगर मेरा बॉडी का चेकअप करवाया जाए, यू विल फाइंड हेल्थ रिटन एवरीवेयर। बिकॉज मैं जब सोती हूँ तब माइंड में हेल्थ होता है, जब मैं बात करती हूँ मेरे माइंड में हेल्थ होता है, जब मैं खाना खाती हूँ माइंड में हेल्थ होता है, फ्रेंड्स के साथ हूँ माइंड में हेल्थ होता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू कीप लर्निंग एंड शेयरिंग द नॉलेज। और जब मैंने ये मिशन उठाया है, फिट भारत मिशन, आई फील कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं लोगों को कोई गलत नॉलेज ना दूं। मैं खुद पहले सब अपने बॉडी के ऊपर और अपने आसपास के लोगों पर वो अप्लाई करूं और नॉलेज गेन करती रहूं, अपने आप को अपडेट करती रहूं, ताकि कोई भी चैलेंज क्यों ना आ जाए उसको मुझे मना ना करना पड़े, वो कितना एक्सट्रीम केस ना हो। मुझे बस, मैं ये चाहती हूँ मेरे सामने अगर कोई आए, मैं उसको मुझसे जितना बन सके उतना 100% हेल्प करना चाहती हूँ। दैट इज माई वाई। शिवांगी जी, आपके सारे मतलब जो भी आपने बताया, आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे, इनफैक्ट हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली आज जो हमें कभी पता नहीं थी। It was really great. Right. Thanks a lot for taking the time out, Shivangi ji, out of your busy schedule and coming on the podcast. It was wonderful talking to you. Yeah. And I'm sure the audience will enjoy all of the tips that you've shared. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद The Taste of India podcast में आने के लिए। Thank you, Shivangi. Thank you so much. It was my pleasure. Thank you so much for having me. Thanks. Thank you. तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का हमारा ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि आई एम श्योर कि आप इन सारे जो सवाल थे हमारे, आई एम श्योर कि आपने भी रिलेट किया होगा अपने सवालों से। राइट दिलीप? That is right. And I hope you also enjoyed some of the tips that Shivangi ji shared on the conversation that we had with her. और आपको इससे कई सारी ऐसी जानकारी भी मिली होगी, या कई सारी चीजें ऐसे जानने को मिला होगा जो शायद आप भी नहीं जानते थे। हमने भी बहुत कुछ सीखा इस कॉन्वर्सेशन से, और आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट को किसी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो वहां पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पे हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन प्रीटी मच ऑल पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स including Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn, Karma 2.0, JioSaavn, Prime Music, and Spotify as well. We are now available on the OTT platform Epic On as well. So if that's your favorite platform to listen to podcasts, please choose that channel and listen to the Taste of India podcast there as well. So that is all that we have for this episode. अगर आप फिट भारत मिशन के बारे में और जानना चाहते हैं, या वो कई सारे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज जो शिवांगी जी करती हैं, उनमें एनरोल कर और जानकारी पाना चाहते हैं, तो लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप thetasteofindia.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स आपको वहाँ पर शो नोट्स में ज़रूर मिलेगा। आपके अपने फीडबैक और कमेंट्स और रिव्यूज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। thetasteofindia.com पर विजिट कीजिएगा और वहाँ पर आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
We are also available on Instagram at The Tastes of India. So do follow us there, and you can send us your questions and your comments there as well. So that is all that we have for this episode. That's all, Dilip. So we hope you enjoyed this episode. We'll be back again the next week with another interesting recipe and some chit chat. तब तक सुनते रहिए The Taste of India podcast, और आप सबका दिन मंगलमय हो. So this is goodbye from Pooja And goodbye from Dilip.